अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि हमने अपने इन्वायरमेंट की हिफाजत कैसे करनी है, हिफाजत के अंदर बायोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्या आया है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, इन्वायरमेंट के अंदर क्या मसला आया है जिसकी वजह से हमें इसे बचाना पड़ रहा है। तो इंसान ने क्या किया है, इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए फिर इंडस्ट्रीज़ लगाई। अब इंडस्ट्रीज़ लगने की वजह से एक तो फ़ायदा ये हुआ है कि इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो गया है, इंसान का म्यार ज़िंदगी हाई हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल में मैं सीमेंट की इंडस्ट्री की बात करती हूँ। सीमेंट इंडस्ट्री में ही बनता है ना। अगर सीमेंट बजरी वगैरह ना बनती तो हमारे पास आज कहाँ ये पक्के मकान होने थे, अभी भी हमारे पास कच्चे मकान होने थे। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर होना था। आपको पता है, इंसान की अगर हम हिस्ट्री सर्च करें तो हमें पता चलेगा कि इंसान पहले जंगलों में रहता था, पत्तों से अपना जिस्म ढांपता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इंडस्ट्रीज आई, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया। पहनने के लिए कपड़े आ गए, रहने के लिए मकान आ गए, एयर कंडीशंस लिविंग रूम आ गए। पहले लोग पैदल सफ़र करते थे और महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। आजकल जहाज़ों के ज़रिए सफ़र करते हैं और सिर्फ घंटे लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं इससे बहुत ज़्यादा आसानी आई है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अप हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि इंसान ने जो इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, इन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट है इसने इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट हुआ है। पहला, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी पहला तो फ़ायदा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ लगाने से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है। और दूसरा, डिस्ट्रॉयड द इन्वायरमेंट, यानी दूसरा नुकसान हुआ है, इंडस्ट्रीज़ लगाने की वजह से हमारा इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है। अब इन्वायरमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हुआ है। तो यही लिखा है इंडस्ट्रियल वेस्ट में, टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर बीइंग इंजेक्टेड टू द इन्वायरमेंट बाय इंडस्ट्रीज। अगर वेस्ट थोड़ा होता, यानी कि अगर वेस्ट थोड़ी मिकदार में होता तो बात काबिल बर्दाश्त होती। लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो कई टन्स वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो रहा होता है। तो टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंस, इफ्लुएंस कहते हैं ऐसे वेस्ट मटेरियल को जो फ्लो करके हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होता हो। अब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस की फॉर्म में भी होता है। और इंजेक्ट कहाँ हो रहा होता है, यानी दाखिल कहाँ हो रहा होता है, हमारे इन्वायरमेंट में। और हमारे इन्वायरमेंट में किसके ज़रिए आता है, इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए से। अब ये जो वेस्ट मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है इसे अर्थ क्रस्ट के ऊपर किसी भी जगह फेंक दिया जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता है इसे दरिया नदी नालों में फेंक दिया जाता है। और जो गैस की फॉर्म में होता है वो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। अब जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हमारे पास कैंस, टिन्स, ग्लास, पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग। इसके अलावा घर का सारा जिसे हम डोमेस्टिक ट्रैश कहते हैं, आपके घर का कूड़ा करकट बोलते हैं, वो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल में शामिल है। इसके बाद स्मोक है, गैस की फॉर्म में किधर छोड़ा जा रहा है, हवा के अंदर छोड़ा जा रहा है स्मोक को। अब इस स्मोक के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत से वोलेटाइल कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड, ये गैस हमारी आबो हवा को आलूदा करते हैं। और लिक्विड फॉर्म में हमारे पास कौन से केमिकल्स आ जाते हैं, इनमें हमारे पास हैवी मेटल्स आ जाती हैं। और कौन सी हैवी मेटल्स हैं, लेड एंड क्रोमियम। ये लेड और क्रोमियम जो है ये कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कैंसर कोज करने वाले मटेरियल होते हैं। तो यही लिखा है, दीज वेस्ट कंटेन साइजेबल अमाउंट, यानी इन वेस्ट मटेरियल में बहुत बड़ी अमाउंट में क्या होते हैं, कंटेन वेरी टॉक्सिक इवन कार्सिनोजेनिक हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड क्रोमियम फ्रॉम
टेनरीज मटेरियल, यानी ज़्यादातर जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल हैं वो हैवी मेटल्स हैं, जैसे लेड और क्रोमियम। लेड हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ से आता है? लेड ऑटोमोबाइल से निकलता है। जो ऑटोमोबाइल है उसके इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लेड को इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वो धुएं के साथ बाहर निकल रहा होता है। और टेनरीज चमड़ा रंगने के कारखाने को कहते हैं। इसके अंदर क्रोमियम को इस्तेमाल किया जाता है चमड़े को सीधा करने के लिए, उसके फाइबर्स को कॉम्पैक्ट करने के लिए। टेनरीज यानी चमड़ा रंगने की इंडस्ट्रीज कसूर में सबसे ज़्यादा हैं, और वहाँ पर जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो वहाँ के लोगों में कैंसर की रेशो बहुत ज़्यादा मालूम हुई। बाद में पता चला, बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला क्योंकि वहाँ पे हैवी मेटल्स यानी क्रोमियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के लोगों में कैंसर की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। आर प्लेइंग हैवॉक टू ह्यूमन हेल्थ, तो जब ये हैवी मेटल्स इन्वायरमेंट में आती हैं तो हैवॉक, हैवॉक का मतलब है बहुत खतरनाक, तो वो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित होती हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सर्टन कंट्रीज, और बाज़ मुल्कों में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन खतरनाक हद तक ज़्यादा हो चुकी है, जैसे पाकिस्तान में भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। इसके बाद नीड टू सॉल्व इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है? पोल्यूशन नीड टू बी एड्रेस्ड, हमें इस पोल्यूशन की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, और एल्स इट वुड बी आउट ऑफ कंट्रोल, और अगर हमने ऐसा ना किया तो ये पोल्यूशन का जो जीन है ये आपे से बाहर हो जाएगा, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और जो ही आउट ऑफ कंट्रोल होगा, पूरी दुनिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका नुकसान क्या होगा? इन विच केस बायो कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड इकोसिस्टम सफ़र फ्रॉम इरिपेयरेबल लॉस, यानी अगर पोल्यूशन का जीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इस केस में क्या होगा? दुनिया के जो सारे बायो कंपोनेंट हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको ऐसा नुकसान होगा जिसकी तलाफी हम नहीं कर सकते, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दिस इन्वायरमेंट नो लॉन्गर स्पॉट लाइफ, यानी हमारा इन्वायरमेंट, इसमें जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसा बन जाएगा कि वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रोल ऑफ बायोलॉजी। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब हमने कहा कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से लाइफ ख़त्म होने का खदशा है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ख़त्म किया जाए। बायोलॉजी ने बड़ा रोल प्ले किया है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। तो बायोलॉजी के रोल को हम डिस्कस करते हैं। पहला रोल है अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। बायोलॉजी ने लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो यही लिखा है, हेल्प्ड मैनकाइंड इन अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम की तरफ तवज्जो मबजूल करवाकर बायोलॉजी ने इंसानियत की मदद की है, ताकि लोग इसे प्रॉब्लम समझें कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जिस फैक्टर की वजह से इन्वायरमेंट डिटेरियोरेट हो रहा है, इस फैक्टर को ही ख़त्म कर दें। जैसे एक जगह जंगल था, जंगल को रिमूव कर दिया गया, तो इस जगह पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसका हल ये है कि इस जगह पर दोबारा जंगल लगा दिया जाए। तो यही लिखा है, साइंटिस्ट स्ट्राइव टू फाइंड द सोल्यूशन टू सेट द इन्वायरमेंट राइट वेयर इट इज़ डिटेरियोरेट, यानी साइंटिस्ट ऐसे सोल्यूशन को तलाश कर रहे हैं जो क्या करेंगे? टू सेट द इन्वायरमेंट राइट, जो इन्वायरमेंट को ठीक कर सकें, वेयर इट इज़ डिटेरियोरेट, जहाँ से ये ख़राब हो चुका है। साइंटिस्ट की कोशिश है कि जिस जगह पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, इस जगह से पोल्यूशन को ट्रीट किया जाए। अब इसके कुछ मेथड भी आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। पहला है वेस्ट ट्रीटमेंट। जैसे इंडस्ट्रीज से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है, अगर इस वेस्ट को फिल्टर करके इसमें से हैवी मेटल्स या हम कहेंगे टॉक्सिक मेटल को रिमूव कर दिया जाए और फिर इस वेस्ट को नदी में डाला जाए, तो इससे नुकसान नहीं होगा। इसी तरह इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, अगर इस स्मोक में से टॉक्सिक कंपाउंड को फिल्टर करके रिमूव कर दिया जाए और फिर इस स्मोक को फिज़ा में दाखिल किया जाए, तो इससे भी पोल्यूशन पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। तो यही लिखा है, बायोलॉजिस्ट्स हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस टू बी मेड ऑब्लिगेटरी, यानी बायोलॉजिस्ट पहले ही कह चुके हैं किस बात के लिए? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, के जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हैं उनको ट्रीट किया जाए, यानी इसमें से टॉक्सिक और हैवी मेटल्स को रिमूव किया जाए, टू बी मेड ऑब्लिगेटरी, और इस बात को वो लाजमी करार दे चुके हैं।
नेक्स्ट है बायो रेमिडिएशन। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और रेमिडिएशन का मतलब है इलाज करना। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से किसी चीज़ का इलाज कर रहे हैं तो इसे बायो रेमिडिएशन कहेंगे। अब यहाँ पर हम ट्रीटमेंट किस चीज़ का करेंगे? यहाँ पर हम ट्रीटमेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का करेंगे। किसके ज़रिए से? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से। तो यही लिखा है डेफिनेशन में, रिमूवल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और टॉक्सिक मेटल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाएंगी। जैसे एल्जी है, अगर हमारे पास गंदा पानी है, इसमें एल्जी को ग्रो करवाएंगे तो एल्जी इस गंदे पानी में से तमाम टॉक्सिक और हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी तो पानी साफ हो जाएगा। इसी तरह हमारी नेचर में भी जहाँ एल्गी ग्रो होगी वो वहाँ से इन्वायरमेंट में मौजूद हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। जब एल्गी हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करेगी तो इसे हम कहेंगे बायो एब्जॉर्बर। तो यही लिखा है, एल्गी रिमूव हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। इसी तरह बायोलॉजिस्ट्स की कोशिश है कि वो मज़ीद बायोरेमिडिएशन के मेथड को इंट्रोड्यूस करवाए इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए। तो यही लिखा है, बायोलॉजिस्ट्स आर ट्राइंग टू डिवेल्प सिवरल वेज ऑफ बायोरेमिडिएशन। इसी तरह अगर हम मज़ीद एग्जांपल्स लें, पाकिस्तान में एक प्लांट है जिसे हम यूकलिप्टस कहते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे। आपने देखा होगा अक्सर ये प्लांट कितारों में इंडस्ट्रीज़ के बाहर लगा होता है। ये इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पोल्यूटेड वाटर है जिसमें हैवी मेटल्स मौजूद होती हैं उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह यूकलिप्टस प्लांट भी बायोरेमिडिएशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जिनके ख़त्म होने का ख़तरा हो, इन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। अब जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर इन्वायरमेंट ख़राब होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म को होता है। दिन ब दिन इनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है और बाज़ स्पीशीज़ ऐसी हैं इनकी तादाद इतनी कम हो चुकी है जिसकी वजह से हम इनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। तो हर वो स्पीशीज़ जिनकी तादाद इतनी कम हो गई है कि वो फ़ौरन ही ख़त्म हो सकती हैं विदिन 1 to 4 ईयर्स, तो इन स्पीशीज़ को, ऐसी स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहेंगे। डेफिनेशन देख लें, स्पीशीज़ विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के दहाने पर हों, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल में आ जाएगा पांडा। बायोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि ये स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं। अगर आपने इनकी हिफाजत ना की, इनको कंजर्व ना किया तो ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो इनिशिएटिव लेती है और इन स्पीशीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट वगैरह बनाया जाता है। जैसे पाकिस्तान में दरियाए सिंध में इंडस डॉल्फिन थी, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी नस्ल इम्प्रूव हो रही है। आगे क्या लिखा है, विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड वुड सून बी एक्सटिंक्ट, यानी अगर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की हिफाजत ना की गई तो वो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। और अगर कोई स्पीशी दुनिया से ख़त्म हो जाए तो इसका इकोसिस्टम पर बहुत असर होता है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म इससे जुड़े होते हैं तो वो भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट आपने 9-10 में पढ़ा होगा। फूड चेन में अगर एक ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाए तो इससे जो अगला ऑर्गेनिज्म होता है इसकी फूड ख़त्म हो जाती है और इस पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट होगा। जैसे एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे अगर दुनिया से सारे चूहे ख़त्म हो जाएं तो चूहों को खाने वाला जो अगला ऑर्गेनिज्म है बिल्लियाँ, इन पर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट होगा, बिल्लियाँ भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसीलिए बायोलॉजिस्ट्स स्ट्रेस्ड ऑफ नीड ऑफ प्रोटेक्शन, यानी बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की हिफाजत की जाए और इस पर वो बार बार जोर देते हैं क्योंकि स्पीशीज़ के ख़त्म होने से बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, नेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, यानी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो नेशनल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। अब नेशनल प्रॉब्लम का क्या मतलब है, यानी ऐसा प्रॉब्लम दैट इफ़ेक्ट द एंटायर कंट्री एज अ होल। जैसे बीमारी है, हेल्थ है, तालीम, रोटी, कपड़ा, मकान है, इसी तरह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी हमारा नेशनल प्रॉब्लम है। अब पोल्यूशन ने ख़ास तौर पर वो लाइफ जो फ्रेश वाटर में है उसको इफ़ेक्ट किया है। कैसे, जो हमारे रिवर हैं, कैनाल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं,
पॉन्ड हैं, लेक्स हैं, इनको ख़ास तौर पर आलूदा किया गया है सिटी सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट से। इंडस्ट्रियल वेस्ट और सिटी सीवेज को जब इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है तो वहाँ की फ्रेश वाटर लाइफ बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है। तो इसीलिए फ्रेश वाटर लाइफ दिन ब दिन डिक्लाइन होती जा रही है। तो यही लिखा है लाइफ इन फ्रेश वाटर। आवर रिवर्स कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफ इन फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान टूवर्ड्स डिक्लाइन, यानी फ्रेश वाटर की जो लाइफ है वो डिक्लाइन होती जा रही है। फिश पॉपुलेशन मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड, यानी ख़ास तौर पर जो फिश पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। एक तो हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है और दूसरा है हमारे पास ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इन्वायरमेंट को कैसे पोल्यूट करता है, बाय एडिंग लेड टू द इन्वायरमेंट, क्योंकि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में लेड होती है। लेड एक हैवी मेटल है और ये कैंसर कोज करती है। तो ज़रूरत किस बात की है, यूज्ड लेड फ्री पेट्रोल, यानी ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करें जो लेड फ्री हो, थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन इससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। ये जो हमारे पास इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमें इससे एहतियात करनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे मुल्क के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं इनका इस मुल्क में रहना दुश्वार हो जाए। तो जितना जल्दी हो सके इन प्रिवेंटिव मेजर को इख्तियार कर लेना चाहिए। So students, this is all about today's lecture. If you have any question, do write your question in comment section. Allah Hafiz.